सर आप 1% डिवेंचर्स का लेजर अकाउंट बना के बताओ। 1% डिवेंचर्स का लेजर अकाउंट बना के बताओ। आप समझ रहे हो? So, डिवेंचर इंटरेस्ट अलाउ करता है कि हम मार्केट से पैसा उधार ले सकते। 10 साल होता है, पहले साल से लेकर जब से आपने रेगुलेटेड बाय आरबीआई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में या Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, बच्चों। राम राम गुरु जी। राम राम जी। हाँ जी। हम लोग शुरू करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले एक छोटा सा डाउट, अभी हमने जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर किया है बेटा, उसमें एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो मैंने कहा एक काम करते हैं क्लास में पूछना। समर्थ, तुमने पूछा था ना? हाँ सर। मैं हाँ, अच्छा डाउट है। देखो यहाँ पर जो है ना, आइए एक मिनट मैं खोल देता हूँ डाउट। मैं अभी दिखाता हूँ। हमारे यहाँ में जो एक लिखा हुआ है ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट, किसी ने नोटिस किया? हालांकि एक बच्चा एक बार डाउट पूछ के गया था लास्ट क्लास में, वो प्राइवेटली उसने मैसेज डाला था, मैंने बता भी दिया था। देखो बेटा, इस नोट को जरा ध्यान से पढ़ना। All the question in this chapter have been solved. हाँ जी, all the questions in this chapter have been solved on the basis that
द कंपनी रेफर्ड इन द क्वेश्चंस आर, मतलब इसमें जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन बनाए हुए ना बेटे, इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो इस बेसिस पे दे रखे हैं कि जो भी कंपनीज हैं यहाँ पर वो सारी की सारी गवर्न है किसके द्वारा, बाय सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब वगैरह वगैरह, ठीक है ना, जो भी एमसी ने वहां पे बता रखा है उनके लिए, उसके बेसिस पर। और इसीलिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम पेबल, इसीलिए वहां पर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं किया उन्होंने, नए वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। दो तरह का केस होते हैं, अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो वो यूज नहीं करती है, कांट अप्लाई, ठीक है। और अदरवाइज दूसरे वाले केस में क्या है, वो अप्लाई कर सकती है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, आपकी मर्जी है। इट्स बेटर जब तक हमें वो स्पेशल चीज ना बताए हम उसको एक जनरल चीज मान के दें, जनरल चीज मान के चले। और जनरली क्या है, पर कोई बेटे माइक ऑफ रखें, जहां पर कोई स्पेशल बात नहीं बताई गई हम हमेशा क्या मानते हैं, वहां पर एक जनरल बात है, ठीक है जी। आइए जी, मैं चाहता तो बच्चे को नहीं समझा, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा है कि जब तक हमें क्वेश्चन में कोई स्पेशल बात नहीं बताई जाती हम हमेशा एक जनरल चीज मान के चलते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 133 वाली कंपनी बता नहीं रखी क्वेश्चन में, तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे कि भाई वो सेक्शन 133 वाली कंपनी है नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेगा, ओके, नए वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेगा। कम टू द पॉइंट। सर नॉर्मली हम कंपनीज एक्ट की कंपनियां मानते हैं ना, सेक्शन 133 की नहीं ना? क्या बेटा? सर नॉर्मली कंपनीज एक्ट के द्वारा वाली कंपनियां मानते हैं ना क्वेश्चन में। यहाँ पर ना देखो, आप पढ़ो, आपने ना ये पढ़ा नहीं एक बार ठीक से, एक मिनट प्लीज, मैं एक बार फिर दोबारा से। ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस। सर उसके नीचे कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉ करके लिखा है। हाँ ठीक है, तो ये इस बेसिस पे है कि भाई वो जो है ना उसको कंप्लाई करते हैं इस बेसिस पर, अदरवाइज क्या होगा, हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, बस इतना होगा, ठीक है। हाँ आइए जी, हमारा जो चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले बेटे इस चैप्टर का चार्ट बनाना है हमें। चैप्टर का नाम, एक मिनट जी, कहाँ गया स्केच, एक मिनट। सर नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे और सेक्शन 133 होगा तो नहीं करेंगे। यस, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बेटा। हमको अज्यूम करना है सेक्शन 133 नहीं है। हाँ, ऐसे तो मैं एक बात और आपको बताता हूँ, ये देखिए, अब जैसे कि मान लिया आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर करेंगे, तो देखो जो मैं बात बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक समझाने के लिए है, ठीक है। चैप्टर अभी मैं नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले हल्का फुल्का कहीं देख रखा है डिबेंचर का रिडेम्पशन, ताकि वो समझ जाए कि मैं क्या बात कह रहा हूं। एक छोटा सा हिंट, हाँ, जैसे अभी वो बच्चे बिल्कुल ना देखे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा। अब जैसे यही देख लो, एंट्री क्या है, हमने पढ़ा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में क्यूमुलेटिव होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें री इन्वेस्ट कर देते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे है, इन्होंने ये ले लिया कि इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के बजाय डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। ये कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं बेटे, पीएनएल में लिख रखा है यहाँ पे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर थ्रू कैश और बैंक एंड इट इज नॉट री इन्वेस्टेड। अब मान लिया क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो, अभी सारे बच्चे एकदम पहले म्यूट हो जाओ, वरना फिर हो सकता है दूसरे बच्चे का ध्यान भटक जाए। भाई ये जो स्टार लगा है इंस्टीट्यूट ने हमें दे रखा है, अभी चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा पिछले चैप्टर के लिए
फोकस बना रहा हूं बच्चे का, जो एक डाउट आ सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है भैया, हमने जो एंट्री दे रखी है स्टडी मैट में आपको समझाने के लिए, इसमें हमने बोल दिया आपसे P&L में डालो। तो ये हमने इस बेस पे बोला कंसीडर द फैक्ट, क्या कंसीडर करते हुए कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये हमने मानते हुए आपको बताया है। और इन द इलस्ट्रेशन गिवन इन दिस चैप्टर द सेम हैज बीन कंसीडर्ड एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्रेडिटेड टू फंड, बल्कि P&L में भेज रहे हैं। अब इसका मतलब ये है क्या, कहीं पे भी मतलब बंद हो जाएगा री इन्वेस्ट होना, क्यूमुलेटिव नाम की चीज खत्म हो जाएगी कि भाई क्यूमुलेटिव होता है इंटरेस्ट, क्या इन्वेस्टमेंट पे वो खत्म हो जाएगा होना ऐसा शुरू? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कहा है कि भाई हमने जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिए हैं वो इस आधार पे दिए हैं कि हमारा जो पैसा है वो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है बस, लेकिन उसने ये कसम नहीं खिलाई है कि भाई री इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। समझे मेरी बात? उसने सिर्फ एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है कि भाई यहां पर हम इलस्ट्रेशन दे रहे हैं इस आधार पे, और ये एंट्री हमने लिखी है इस आधार पे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट नाम की चीज खत्म हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज होना इन्वेस्टमेंट पे री जो इन्वेस्ट होता है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चैप्टर में अमेंडमेंट आनी थी, टाइम कम था, क्वेश्चन उन्होंने कम दे दिए, उन्हें समय या तो कम मिला, वैसे भी पिछली बार कौन सा उन्होंने इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी थी। ठीक है, तो ध्यान से बेटे, यस वी कैन एज्यूम री इन्वेस्टेड बशर्ते क्वेश्चन में री इन्वेस्टमेंट के लिए बोला हो। मैंने कहा ना, स्पेशल बात हम तब मानते हैं बेटा मोहित जब हमें क्वेश्चन बोले, अदरवाइज हम एक नॉर्मल चीज ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे इसने क्वेश्चन है बोला, हमने बोल दिया हमने इस चैप्टर के जो जितने भी इलस्ट्रेशन है वो इस आधार पे दिए हैं कि भाई इंटरेस्ट जो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस की बात है, क्या री इन्वेस्टमेंट में कभी भी इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होगा नहीं? क्यूमुलेटिव, फिर तो चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी दुनिया में आएगा ही नहीं। एफडी है वो भी क्यूमुलेटिव होती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है वो भी क्यूमुलेटिव होते हैं, हर साल का ब्याज री इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है जी, टाइम कम था, हमने यहाँ पर क्या किया, कम क्वेश्चन दे दिए और इस आधार पे दे दिए हमने। ठीक है, तो ऐसे ही बेटे पिछले चैप्टर में भी बात है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक रॉन्ग अजम्पशन आप माइंड में बिठा लें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट पूरा पूरा क्लियर कर दिया। चलिए जी, अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं बेटे। चैप्टर में देखो भाई, पहली बात, सबसे पहली बात, दो तरह के बच्चे क्लास में हैं, दो तरह के बच्चे क्लास में हैं। फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। दो तरह के स्टूडेंट्स क्लास में हैं। सर कौन कौन से? नंबर 1, बेटे प्लीज माइक को म्यूट रखें। नंबर 1, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर को। नंबर 2, एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जी, नए, एकदम बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं इनके हिसाब से चैप्टर अभी स्टार्ट करूंगा। मैं पहले इन बच्चों की जिज्ञासा शांत कर दूं, जिससे कि इनको समझ में आ जाए कि यार बस इतना सा काम करना है हमें, ताकि उनको फोकस रहे कि यार देखो, छोटी सी बात में सर ने वो बात बता दी कि जिससे कि हमारी शांति हो जाए यहाँ पे। क्योंकि भाई इतना लंबे चौड़े चैप्टर पढ़ने के लिए 4-5 लेक्चर लगेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे नहीं आएंगे, आएंगे, जिनका मन करेगा वो अपने टाइम का सही यूज कर पाएंगे। भाई यहाँ पे इतना सा छोटा सा काम हो गया है। DRR पहले जो होती थी, जो मस्त थी, 1 मिनट, मैंने बल्कि चार्ट बना रखा है आपका, बनाने की क्या जरूरत है अलग से, मैंने ये रखा है आपके लिए बना के। अरे कहाँ गया, ये रहा। चलो अब ऐसे बता देता हूँ। DRR ओल्ड कैसे होती थी, यहाँ पर बेटे 25% से लेकर के 100% तक का कंफ्यूजन धनाधन 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 फैला पड़ा रहा। कभी 12th में पढ़ते, कभी कहीं कुछ पढ़ते, कोई कहता 25% बना लो, कोई कहता 50% बना लो, कोई कभी 100% करा रहा है क्लास में। रीजन वहां पे कहते हैं मिनिमम ये रेट है जी। तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रूडेंस और फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी हम क्या करते थे, DRR को 100% बना लेता था, ज्यादा बना लेता था। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अब क्या है, नाउ अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया जी कंपनी का।
और कंपनी के क्लासिफिकेशन के बेस पे है। यहाँ पे नए वाले में दो तरह की कंपनीज है, एक तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, बैंक, एनबीएफसी वगैरह वगैरह, कहते हैं उन सब पे आरबीआई के रूल लगते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब लिस्टेड नॉन लिस्टेड इस टाइप की चीजें भी हैं, तो कह रहे उन पे बैंक के रूल लगेंगे, नो डीआरआर, खबरदार, जो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ रखा है, उनको फटाफट से 5 मिनट में उसकी उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। अब डीआरआर के लिए उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। जो बाकी है ना अदर कंपनीज जो अदर देन लिस्टेड, कहते हैं उनके लिए ये 25 वाला, ये जो अलग अलग वेरिएशन थे, इन्होंने कहा भैया 10%, बस 10% डीआरआर बनेगी, छोटा सा काम उनका होना है। मतलब अगर 20 लाख के डिवेंचर है तो क्या करना है, रोहित तुम क्लास में हो, रोहित शर्मा नाम से एक और बच्चा आ रहा है। अच्छा ओके, नो मेरा ये सर ना अच्छा स्क्रीन आ गया लैपटॉप पे, तो फोन पे भी चल रहा है वो। ठीक है, फिर सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं कंफर्म कर रहा था। तो ये तो है ही बेटा। फिर इन्वेस्टमेंट की बात पहले भी ऐसे थी, आज भी ऐसे ही है जी। 15% ऑफ डिवेंचर जो रिडीम होने वाला, जो रिडम्पशन जिनका ड्यू होगा इन नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल के अंदर अंदर जिनका ड्यू होने वाला है, उनके लिए वो 15% जो है ना, 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दो डिबेंचर, वो क्या करना है, उनको इन्वेस्टमेंट करना है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, उनको क्या करना है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देना है। और कब तक, अप्रैल लास्ट तक। इतना छोटा सा काम है भाई उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि उनको एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। बस यही आई थी अमेंडमेंट, ये लो कमाल। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन सी कंपनीज है ना। अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा उनके नाम के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम छांटेंगे। पहले जैसे लिख दिया था अजराठी लिमिटेड, तो भाई ये कोई वो वाली कंपनी तो है नहीं, ठीक है ना। अगर लिख दिया उसमें अजराठी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अजराठी बैंकिंग कंपनी, इस टाइप से, मतलब कुछ बैंक की फीलिंग आएगी उसमें जब पढ़ेंगे पूरी डेप्थ में। एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं, तो वहां पर आप कहेंगे अच्छा कोई डीआरआर नहीं बनानी थी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है अब कि भाई इतना % मिनिमम है, ठीक है। और बाकी में मैंडेटरी है कितना, सिर्फ 10% बस, ठीक है। तो ये तो भाई उनके लिए जो पहले पढ़ चुके हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई बहुत आसान हो गया अब तो चैप्टर। और बेटे ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत बना लेना कि री इन्वेस्ट नहीं हो सकता इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब मैं चैप्टर को लेके चल रहा हूं इस हिसाब से, ठीक है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं डेप्थ में, आइए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि डेप्थ का मतलब है, आप समझ रहे हो, एक रेगुलर क्लास की तरह मैं चैप्टर ले रहा हूं। लो जी, सबसे पहले चैप्टर का चार्ट तो मैं फुल स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपके इस कॉपी को। चैप्टर जो ये है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो बच्चा सोचता है कि इस चैप्टर में कभी नहीं आ सकते हैं वो क्वेश्चन जो इशू से रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा बहुत गलत सोचता है। पहले भी आए हैं जी, पहले भी इस चैप्टर में इतनी सारी बातें डिटेल में नहीं बता रखी थी। इशू ऑफ डिबेंचर से कुछ रिलेवेंट पार्ट यहाँ पर पूछा गया है हमेशा से, भले ही स्टडी मैट में ये नहीं दिया गया और बोला गया कि भाई आप जो है ना, क्योंकि फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपको एंट्री आती है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पर दो चीजें हैं जी जो मैं आपको कराऊंगा। सर आप सारे इशू की एंट्री कराएंगे क्या? वो जो प्रोराटा और नंबर की चीज, ना जी ना, उनकी बात ही नहीं कर रहे हम। तो फिर मैंने कहा एक तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इंटरेस्ट एंड टीडीएस देयर ऑन, और उस पर जो टीडीएस की बात लगेगी। बेटे माइक फिर ऑन कर दिया आप लोगों में से किसी बच्चे ने। दूसरी बात, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू, ये दो पार्ट मुझे जरूर कराने हैं जी।
मैं सारा प्रोराटा और दुनिया भर की चीजें नहीं करा रहा हूँ जी। आइए जी, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहित बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो, लास्ट ईयर में चेंजेस हो गए थे, वेरी गुड। आओ जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन पता है मोहित, अभी भी वहां पर बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, बनाए नहीं अभी पूरे क्वेश्चन। इधर ये लॉकडाउन शुरू हो गया, अब तो वैसे भी नहीं, आपको पता ही है क्या हाल होना है। ये पक्का है जी, गिने गिनाए क्वेश्चन में से आएंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अगर मैं बात करूं, यहां पर चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, रिडम्पशन में पहला वाला पॉइंट 1, 2 और 3, बस 3 पार्ट है जी इसके रिडम्पशन के। चैप्टर बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें सिर्फ स्टडी मेट में हमेशा से ट्रेलर दिखाया है जी, और एग्जाम में पूरी फिल्म आ जाती है। लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट, डिबेंचर्स का रिडम्पशन लमसम पेमेंट। दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। इसके अंदर भी बेटे 2 बातें हैं। ए, कई लोग ना बड़े, मैंने देखा है इस चैप्टर में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ओपन मार्केट और इधर उधर दुनिया भर की चीजें, पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता क्यों कंफ्यूजन हो जाता है उनको। मोर देन 50% बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बाय ड्रोलोट, बेटे ओपन मार्केट परचेज भी ड्रोलोट का ही एक पार्ट होता है। अब यहां पर भी 2 चीजें होती हैं जी, या तो हम इमीडिएट कैंसिल करेंगे भाई, ओपन मार्केट से जब अपने हम डिबेंचर्स खरीदेंगे, या तो भाई उनका रिडम्पशन ड्यू हो होगा तो उसी टाइम पे खरीदेंगे। तो मैं ये कहूंगा इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएटली कैंसिल्ड। और बेटे सेकंड वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह हमने उनको रखा इन ऑन डिबेंचर्स एंड एट फर्दर डेट। और बाद में क्या किया, फ्यूचर में किसी और डेट पे, फर्दर डेट, फ्यूचर, चलो फ्यूचर डेट लिखता हूं, एट फ्यूचर डेट। सर इन्वेस्टमेंट वाला फिर से बोलिए ना। डेट, 1 मिनट, फ्यूचर डेट, 1 मिनट, मैं इसको यहां पर पहले स्क्रीन आपकी फिक्स कर देता हूं। अब आप नोट करो, मैं बताता रहता हूं। भाई डिबेंचर का रिडम्पशन लमसम पेमेंट के थ्रू हो सकता है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू हो सकता है। इंस्टॉलमेंट में किस तरह से हो सकता है जी, या तो बाय ड्रोलोट या ओपन मार्केट से हम परचेज करें। अब ओपन मार्केट से परचेज करने का मतलब है मार्केट से परचेज किया और उसको इमीडिएटली कैंसिल किया, या फिर भाई परचेज करके उसको तब तक थोड़े टाइम तक के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट रख लिया। फ्यूचर में जब रिडम्पशन होगा उस डेट पर या तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, या फिर हम इसको हो सकता है बीच में फिर से मार्केट में बेच दे और रिडम्पशन की डेट पर रिडीम करें। ओके। और तीसरा टाइप होता है, तीसरा जो इसमें टाइप होता है बेटा, वो होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा लिस्टेड अनलिस्टेड, कुछ नहीं, हमें नहीं आता जी कुछ भी लिस्टेड अनलिस्टेड, ना डीआरआर आता जी, बाद में बात करेंगे जी। पहले देखे तो सही चैप्टर में है क्या, बिना बात के डरे रहते हैं इस चैप्टर से, सबसे मजेदार चैप्टर है ये। आओ जी शुरू करें।
पहले मैं चैप्टर का चार्ट समझाता हूं जी। चलो जी समझाओ जी। भाई ये जो हम कहते हैं रिडम्पशन इन लमसम, रिडम्पशन इन लमसम, इसका क्या मतलब होता है जी? 100% डिबेंचर होल्डर्स को उनका, बेटे लिख लेना इसको, देसी भाषा को, सबसे प्यारी भाषा है देसी भाषा, ये एकदम क्लियर कर देती है। 100% डिबेंचर होल्डर्स को उनका 100% पेमेंट दे देना कहलाता है लमसम पेमेंट, रिडम्पशन इन लमसम। बोलो बेटे, देखे कौन सा बच्चा बताएगा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का क्या मतलब होता है जी? हर साल पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करने का क्या मतलब होता है जी? पीरियडिक देंगे, हर पीरियडिक, साल थोड़ा थोड़ा करेंगे। थोड़ा थोड़ा। सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, कुछ लोगों को उनका पूरा पैसा दे देंगे। आइए जी, बिल्कुल सही आपने समझा। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? कुछ सेलेक्टेड लोगों को उनका 100% पेमेंट दे देना। इंस्टॉलमेंट का पहले हम लोग समझेंगे सही मतलब क्या होता है। कुछ सेलेक्टेड लोगों को उनका सारा, बेटे ये उनका लिखा हुआ है, उनका, उनका सारा यानी 100%, मैं नीचे लिख देता हूं, उनका सारा यानी 100% पेमेंट दे देना कहलाता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। बच्चा क्या सोचता है, कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनको ऐसा लगता है 100% लोगों को उनका कुछ परसेंट पेमेंट वापस दे देना, जो गलत है। पहले तो हम चीजों को सही समझेंगे है क्या चीज। लमसम पेमेंट का मतलब सभी डिबेंचर होल्डर को उनका सारा पेमेंट दे देना। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कुछ सेलेक्टेड लोगों को उनका सारा पेमेंट वापस कर देना। आई जी, अब उनका सिलेक्शन कैसे कैसे होता है जी? नंबर 1, सबसे पहली बात तो है बेटे ड्रॉलोट। ड्रॉलोट मतलब बेटे हमने ना मटका निकाला, मटके में पर्ची डाली, ये रहा जी हमारा मटका, और हमने क्या किया, इसके अंदर पर्ची डाली ABCD, जिस जिसका नाम। अब हमें पता है कि भैया हमें जो है ना रिडम्पशन करना है, आज 25% डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करना है जी। ठीक है जी, पहले साल 25, दूसरे साल 25, तीसरे साल 25, फिर चौथे साल 25, तो 25% सेलेक्ट कैसे होंगे? बाय ड्रॉलोट। ओके या फिर हम लोग मार्केट में जाएंगे और कहेंगे क्या, यहाँ बेटे बिडिंग होती है, बिडिंग, लोवेस्ट बिड पे हम लोग फाइनल कर लेते हैं। हम कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटे बोली लगाना, बोली लगाना, बोली लगवाना। यहाँ पे बेटे बोली लगती है। सर क्या मतलब? हम बैठ बैठ के चिल्लाएंगे कंप्यूटर पे, बताओ कौन सबसे कम दे रहा है, बताओ कम सबसे कम कौन दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पर मार्केट में, शेयर मार्केट में ये चीजें होती हैं, इस तरह की सिक्योरिटी मार्केट में कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक बिडिंग होती है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा? उसका पहले पेमेंट किया जाएगा जो सबसे कम पेमेंट लेना चाहेगा, उसको सेलेक्ट कर लिया जी हमने आवाज लगाई, बताओ बताओ 100 रुपए के बदले कौन कितना लेना चाहेगा? राघव ने कहा कि मैं 99 लूंगा, रोहित ने कहा मैं 98 लूंगा, और ये कौन कौन है बच्चे? खुशबू ने कहा मैं 97 लूंगी, आकाश ने कहा मैं 96, अक्षिता ने कहा मैं 95, ऑडिट कीड़ा ने बोला मेरे को 94 दे दो जी, एकांत ने बोला मेरे को 93, और आगे बढ़ते गए। ऋत्विक ने कहा छोड़ो ना 92 में सेटल। सलोनी ने कहा मैं तो 90 में ले लूंगी सर, मुझे दे दो जल्दी से मेरे पैसे वापस, तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगी। समर्थ कह रहा छोड़ो मैं 80 की बिडिंग डाल देता हूँ, मेरे से नीचे कौन जाएगा? पीछे पीछे संदीप आ गया, उसने कहा 79, सारिका ने कहा छोड़ो ना 76, सत्या बोली नहीं सर 75 पे ही कर दो, शुभम ने कहा नहीं सर मेरा 70, और इधर तान्या आ गई, तान्या ने कहा जी 60 रुपए में दे दो,
इधर ये हो गई भैया वर्षा, वर्षा ने कह दिया चल यार 55 ही दे दे भाई तू। मैंने कहा ठीक है बेटा 55 में बात फाइनल। तो सोचो बेटे 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर 55 में वाले को सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसी बेटे बोली लगती है बच्चों। तो सिलेक्शन इसी को बोलते हैं सिलेक्शन बाय ड्रॉलआउट और सिलेक्शन बाय ओपन मार्केट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बेटे कन्वर्जन, तीसरा है बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब यहां पर डिबेंचर के बदले क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स उनको दे दिया जाता है मोस्टली। तो क्या कहते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शेयर्स में। आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया कि भैया चैप्टर में हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है। पहले हमने इस बात का चार्ट पढ़ा कि हमें इस चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है। कुछ पार्ट हमारा इशू का भी है जी, और कुछ पार्ट हमारा रिडम्पशन का भी है जी, और इसका पार्ट एग्जाम में आया हुआ है जी। चलो जी करते हैं जी बात आगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले ये छोटा छोटा पार्ट, फिर हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे लमसम में। तो हेडिंग डालिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज डिबेंचर and TDS their own, and TDS their own. And TDS their own. आओ जी, अब मान लिया बेटे किसी कंपनी में फेस वैल्यू 10 लाख के डिबेंचर हैं, किसी कंपनी में 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर हैं, और नाम है इनका 10% डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है ना, कंपनी, हाँ जी कंपनी 10% पर एनम का इंटरेस्ट देती है। चलो जी, तो बेटे इस केस में इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बैठेगी जी, ये एग्जांपल है बेटा, छोटा सा एग्जांपल। इंटरेस्ट बैठेगी जी, इंटरेस्ट की अमाउंट बैठेगी 1 लाख। चलो जी, अब मान लिया बेटे इस पे हमने टैक्स काटा, लेट सपोज टीडीएस का चैप्टर पढ़ा है किसी ने, इंटरेस्ट का टीडीएस का रेट कितना है बताओ जी। चलो मान लिया इसका, हाँ जी 10% है, एक बार चेक कर लेना। मान लिया बेटे इस पे हमने टैक्स काटा, लेट सपोज 8,000 रुपए, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहा हूं तो कंपनी जो है ना, कंपनी, और इधर कौन है, जिसने उन डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, क्या है ये, 10% डिबेंचर होल्डर। अब बेटे कंपनी जब इसको इंटरेस्ट देगी यहां पर, तो कितने रुपए देगी, 92,000 का पेमेंट करेगी इसको, और 8,000 कहां पे लेके जाएगी कंपनी, गवर्नमेंट के पास में, इसका टीडीएस काट करके जमा करा देगी 8,000। बेटे रेट अलग है, ठीक है, यहां सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 8,000 मान लिया। अब यहां पर बेटे दोनों लोग अपनी अपनी बुक्स में एंट्रियां कर रहे होते हैं। हमारा स्टडीमेट जब भी हमारे से कभी भी कोई क्वेश्चन, स्टडीमेट नहीं, स्टडीमेट वालों ने तो ज्यादातर क्वेश्चन दिए ही नहीं इसमें, जबकि पूछे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में जब भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं तो बेटे इन द बुक्स ऑफ कंपनी पूछा है हमेशा, इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या जर्नल एंट्री होती है, ये हमसे पूछा गया है जी हमेशा। अच्छा जी, अच्छा एक बात और, अगर बेटे मीटिंग ओवर हो जाती है तो मैं लिंक दोबारा से मैंने सेंड कर रखा है वहां पे, है ना, सेकंड वाले पे हम लोग चले जाएंगे। एनीवेज, कंपनी जो है यहां पर क्या एंट्री करेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल और टू टीडीएस पेबल। इंटरेस्ट कितने का है जी, 1 लाख रुपए का,
और उसका जो इंटरेस्ट पेबल जो हम लोग कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को कितना 92,000 और बाकी का टीडीएस हम लोग जमा करा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कराऊंगा, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर भी कराऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल कंट्रोलिंग बनी रहे। तो ये गवर्नमेंट के पास में जमा कराएगी कंपनी टीडीएस पेबल। अगर ये नहीं जमा कराएगी तो सेक्शन 40 सबसेक्शन ए में इसका पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा टू बैंक, और फिर ये उस साल अलाउ होगा जहां पर सेक्शन 43 बी के अकॉर्डिंग जब ये टीडीएस काट के आगे जमा करा देगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 92,000। अगला बेटे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, SOPL जो होता है। नेक्स्ट, अब जी मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है जी। अब हम हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी के अलावा हम लोग उसकी बुक्स में भी सीख लेते हैं जी। कोई चैप्टर नहीं बता रहा इसको, ना इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में बताया गया ना यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर रिडम्पशन और डिबेंचर का है। तो क्या दिक्कत है, 1 मिनट लगेगी। तो इन डिबेंचर होल्डर बुक्स हम लोग कैसे बातें करते हैं भाई? इसको पैसा मिला, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एक एंट्री पास कर रहा हूं मैं इसकी, और टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। बेटा 8,000 रुपए इसके पैन कार्ड पर चढ़ जाते हैं और ये 26 AS फॉर्म है, वहां पर ये साफ साफ दिखाई देते हैं। ये इसके लिए रिसीवेबल है। फ्यूचर में जब इनकम टैक्स में इसका टैक्स निकलेगा कैलकुलेशन, तो ये वहां पर टीडीएस उतने से कम करा लेगा जी। नेक्स्ट, अगला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। हमने पढ़ा है जी अदर सोर्स में, हमारी ग्रोस इनकम हमेशा काउंट होती है, नेट ऑफ टीडीएस नहीं। तभी तो हम टैक्स कैलकुलेट सही ढंग से कर पाते हैं। चलिए जी, मैंने माना यहां तक सब ओके है। ये तो था जी हमारा है जी बैंक वाली एंट्री दोबारा समझा दो, डिबेंचर होल्डर वाली, डिबेंचर होल्डर की बुक्स में। होल्डर की। हाँ जी, हाँ, आवाज बड़ी गूंज रही है तुम्हारी तरफ से। बेटे बैंक में पैसे कितने आए, कलेक्शन कितना हुआ? 92,000। बैंक अकाउंट डेबिट 92,000, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000। टीडीएस कितना रिसीवेबल बेटे? 8,000। और इनकम कितने की है? 1 लाख पूरी। अब ये पूरी 1 लाख की इनकम हमारी P&L में चली गई जी। क्लियर? सर एक डाउट था कि कंपनी की बुक में जो लास्ट एंट्री की ना P&L टू इंटरेस्ट, तो हाँ इसमें जी। टू इंटरेस्ट और टू टीडीएस अलग अलग नहीं दिखाना पड़ेगा? बेटा हो गया ना बाबू, हमारी फर्स्ट एंट्री में हो गया सर, क्लियर। वो हो गया ना बेटे, इसी टाइम पे तो ड्यू। P&L में सेपरेट नहीं होगा? नहीं बेटा, P&L में तो सीधा इकट्ठा आ गया ना। क्रॉस आएगा। है जी, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। बेटे डेबिट और नहीं सर, ठीक हो गया। आप कहो तो मैं इसका रूल बता देता हूँ, बेसिक रूल। बोलिए। हाँ सर, बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बेटे ये नॉमिनल है आपका। हाँ, ये दोनों आपके पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव है, और रूल आउटस्टैंडिंग इसलिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर हम सेकंड लिंक पे जाएंगे। अच्छा, रूल यहाँ पर बेटे क्रेडिट द गिवर ही लगेगा। ये मत सोचना सर ये हमें किसी ने पैसे थोड़ा ना दिए, इंटरेस्ट पेबल किसी और के है ना हमारी जेब में, तो वो एक तरह से जब तक हम उसे दे नहीं देंगे उसका गिवर ही है, उसने सर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहीं पे ये एंट्री देखी थी, वहाँ पे डिबेंचर होल्डर ड्यू किया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कोई किसी नाम से खोल लेता है, बेटर ये रहता है हमेशा इंटरेस्ट पेबल के नाम से खोले हम लोग। क्लियर? ओके। आइए जी, हम लोग तो सेकंड लिंक पे। डिबेंचर होल्डर भी हो सकता